हेलो गाइस, अब मैं यहाँ पर आपके सामने आज जो नया रिएक्शंस लेकर आ रही हूँ वो है SN2 रिएक्शन। यहाँ पर मैं बताऊँगी आपको SN2 रिएक्शन जो है एक बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी इसकी ज़रूरत होती है और इसकी सेकेंड ईयर में भी ज़रूरत है। इससे क्वेश्चन भी बहुत ही पुटअप होते हैं। तो गाइज SN2 रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर मैं बताऊंगी रिएक्शन क्या होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ये रिएक्शन मैं SN2 रिएक्शन में बताऊंगी। तो हेलो जो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स जो टॉपिक में जो SN2 रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड पे दिखाई गई है और एल्काइल हैलाइड में वो रिएक्शन दिखाई गई है क्योंकि वो हेलो एरीन्स का वो टॉपिक ही है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो कंपाउंड लिए गए हैं जो SN2 रिएक्शन के लिए वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिए गए हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में भी ये रिएक्शन दिखाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं हेलो SN2 रिएक्शन में, तो मैं यहाँ पर आपको SN2 रिएक्शन बताऊंगी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेकर। तो सबसे पहले गाइस आप ये समझ लीजिए कि SN2 रिएक्शन होती क्या है। SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन का यहाँ पर ये मतलब है सब्स्टिट्यूशन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन SN2 यानी कि बाईमॉलिक्यूलर। तो SN2 केमिकल रिएक्शन जो होती है, SN2 केमिकल रिएक्शन यानी कि SN2 केमिकल रिएक्शन का अगर हम पढ़ें कि रिएक्शन क्या होती है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, यानी कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का ये मतलब हुआ बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट जो है जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाए, जैसे हाइड्रोजन है या कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट हो या न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन उस चीज के लिए हम लगाते हैं यानी कि एडिशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐड हो जाए, कोई चीज जाकर कोई चीज निकले ना, किसी के बदले किसी को रिप्लेस करके नहीं, वहां पर जाकर खुद ऐड हो रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। तो ये ऐड होना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि यहां पर ये जो रिएक्शन होगी, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और लविंग माने जो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखने वाला, ऐसा न्यूक्लियोफाइल ऐसा एलिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखता हो तो वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यानी कि ये न्यूक्लियस मीन्स होता पॉजिटिव और लविंग मीन्स लव करने वाला यानी कि अफेक्शन रखने वाला, पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखने वाला जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को कोई लव करता है तो जरूर वो निगेटिव चार्ज होगा, है ना। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला जो कौन होगा, वो न्यूक्लियोफाइल यानी कि निगेटिव चार्ज होगा, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग यानी निगेटिव चार्ज एलिमेंट। अब गाइस यहाँ पर बाईमॉलिक्यूलर किस सेंस में हम बाईमॉलिक्यूलर लेते हैं। बाईमॉलिक्यूलर का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जो दो सबस्ट्रेट या दो रिएजेंट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, यानी कि ये जो रिएक्शन होता है यानी कि उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो, 2। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी जब हम पूरी रिएक्शन ये एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे। तो बाईमॉलिक्यूलर यानी ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर
टू हो, ऑर्डर क्या हो, टू। यानी कि ये रिएक्शन दो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, एक तो जो सबस्ट्रेट होगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो ये बाइमॉलिक्यूलर है क्योंकि दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर इसका रेट डिटरमिन स्टेप जो है डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि SN2 रिएक्शन क्या होती है और उसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर बता दिया कि SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर आगे ये आता है कि SN2 रिएक्शन में ज्यादातर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया जाता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेते हैं तो उसमें हम ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो इसमें आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में भी, तो उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी या आप ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड में सबसे पहले उस कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन होनी चाहिए। कायरल कार्बन यानी जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो उसमें सबसे पहली चीज एक कायरल कार्बन हो, और कायरल कार्बन को ऐसे स्टार से दिखाते हैं या इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। यानी कि ये कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो और या एसिमेट्रिक कार्बन हो, वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। अब मान लीजिए, देखिए कोई भी कार्बन कायरल कार्बन कब कहलाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये कायरल कार्बन हमारी कब कहलाएगी, कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कार्बन लिया, यहाँ एक कार्बन हम ले रहे हैं और ये कायरल कार्बन को शो करते हैं स्टार, उसके ऊपर ऐसे स्टार बनाकर शो करते हैं। तो अगर इस कार्बन पे, क्योंकि हम हेलोजन्स में पढ़ रहे हैं ये SN2 रिएक्शन, और वो सारी रिएक्शंस हमारी जो है हेलोजन्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड से हैं। तो ऐसा हम हेलोजन यहाँ पर लेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। यानी कि अगर कोई कार्बन, तो यहाँ पर पहला बॉन्ड इसका कार्बन टेट्राहेड्रल होती है, यानी कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, तो पहला बॉन्ड हम इसको हेलोजन दिखाते हैं, एक हेलोजन का दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस बॉन्ड में हेलोजन लगी है। जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, तब वो कार्बन कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाती है। देखिए ये कार्बन है, अब यहाँ पर इस कार्बन में मान लीजिए एक ग्रुप लगा है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, तो मान लीजिए एक ग्रुप A है, दूसरा B है और तीसरा C है। तो यहाँ ये कार्बन देखिए डिफरेंट ग्रुप से ABC कुछ भी हो सकता है, यहाँ मिथाइल हो सकता है, यहाँ इथाइल हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये कार्बन क्या कहलाएगी, तब ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगी और इसको स्टार से डिनोट करेंगे और कायरल कार्बन को ही एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अब देखिए ये जो कायरल कार्बन है, जो ऐसा कंपाउंड, अब यहाँ पर बात आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये जो कंपाउंड है, अगर इसके सामने कोई भी हम मान लीजिए एक सॉल्यूशन रखते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं कि ये जो है कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को मान लीजिए ये कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, इसमें ये मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा, इस कंपाउंड का ये सॉल्यूशन, हमारा इस कंपाउंड का सॉल्यूशन इसमें है। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट
यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, यहाँ पर जब प्लेन पोलराइज लाइट जो हमारी होती है, प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि ये हमारी कहलाती है प्लेन पोलराइज लाइट, ये PPL प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है कि जो सन से देखिए हमारी जो लाइट आती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है, यानी कि सन से जो हमारी लाइट आती है, आपको पता है कि मान लो ये कोई सन से लाइट आ रही तो ये हमारी जो है सारे डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, ये सारे डायरेक्शन में हमारी स्प्रेड करती है। लेकिन अगर किसी तरह हम इस लाइट को सिर्फ ऐसा ले लें कि इस लाइट की सिर्फ ये ही रे हमारी आए और बाकी ये रे पास हो और ये रे हमारी किसी भी सोल्यूशन से सिर्फ एक ये प्लेन पोलराइज लाइट, सिर्फ यही लाइट हमारी इस डायरेक्शन में जो लाइट है वो पास हो, तो वो हमारी ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। एक निकोल प्रिज्म होता है जिससे हम ये ऑर्डिनरी लाइट क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म, इससे पोलराइज लाइट करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को PPL लाइट में चेंज करते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, और इसको जब निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये जो है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाती है, ये कहलाती है PPL लाइट। यानी कि सिर्फ यही हमारी ये वाला जो आई डायरेक्शन देख रहे हैं वही लाइट हमारी, और बाकी ये वाली लाइट है सब इधर उधर के खत्म हो जाएंगी, और ये कहलाती है PPL लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। तो जो हम क्या ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं, जैसे ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, या फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये कंपाउंड हमारे कहलाते हैं जो प्लेन PPL प्लेन पोलराइज लाइट को, जो ऑर्डिनरी लाइट से ही प्लेन पोलराइज लाइट निकोल प्रिज्म से पास करके बनी है, तो वो क्या प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दें या फिर क्लॉकवाइज में घुमा दें। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी हमारी चल रही, घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो इस डायरेक्शन में जो चीज होती है तो वो क्लॉकवाइज कहलाती है। एंटी क्लॉकवाइज जब हमारी मान लो वॉच है तो इसमें वॉच इसका उल्टा, वॉच चलने की डायरेक्शन का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देती है तो वो हमारी कहलाती है, वो कंपाउंड हमारा कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता क्या, कौन है वो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनमें जो है एक कायरल कार्बन हो, वो भी एसिमेट्रिक कायरल कार्बन हो। अच्छा, अब जो है हमारे यहाँ पर बात आती है कि अब हम यहीं पर इसका एक एग्जाम्पल लेकर ये जो SN2 रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि SN2 रिएक्शन में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम जो है अब आपको लेते हैं, यहाँ पर हम आप एक एग्जाम्पल लेकर इसकी मैकेनिज्म को, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं कि SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो अब हम यहाँ पर SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन में यहाँ पर कोई भी हेलोजन हम लगा दें, मान लो Br लगा दी हेलोजन, और इस कार्बन की जगह हम क्या करते हैं, मान लो एक हाइड्रोजन लगा दी और इसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और इसकी जगह एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले लें या इथाइल, यहाँ पर R हम ले रहे हैं,
और ये R डैश हमारा है। यानी कि ये कार्बन जो है टेट्राहेड्रल कार्बन है। तो टेट्राहेड्रल कार्बन को हम दिखाते कैसे हैं कि इसका 4 बॉन्ड है, तो इसके देखिए 4 बॉन्ड, ये दो बॉन्ड जो है हमारे क्या रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। जैसे ये प्लेन है तो ये बॉन्ड, ये कार्बन यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन यहाँ पर है तो एक ये प्लेन में और दूसरा ये प्लेन है, तो कार्बन यहाँ पर, तो एक ऐसे बॉन्ड रहेगा और एक ऐसे रहेगा। दूसरा बॉन्ड हमारा एक होता है, एक ये जो हमारा मान लीजिए कि ये जो हमारा पूरा ये बोर्ड है, तो एक कार्बन हमारा क्या होगा, एक कार्बन जो है हमारा बोर्ड के इधर निकलता हुआ होगा और दूसरा कार्बन बोर्ड के अंदर उधर होगा। यानी कि अगर ये प्लेन है तो एक कार्बन एक ये कार्बन, एक यहाँ ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये प्लेन में है, एक ऐसे और एक बोर्ड के पीछे। तो ये जो हमारा एक हमारा ये जो होता है डैश से हम जो कार्बन यहाँ पर ग्रुप दिखाएंगे जो लगा है, जिस कार्बन से जो डैश वाला हम दिखा रहे हैं R, तो ये बोर्ड के पीछे ऐसे है। और इस तरह से एक वेज हम दिखाते हैं, वेज बॉन्ड दिखाते हैं, वेज बॉन्ड से जो ग्रुप लगा दिखाते हैं वो हमारा जो है इसके आगे है। तो ये हमारा क्या हो गया, डैश बॉन्ड से दिखाएंगे जो वेज इसके बोर्ड के पीछे, और ये हमारा क्या होगा, ये जो है एक जो वेज हमारा फॉर्म में दिखा रहे हैं ये बॉन्ड, तो ये हमारा बोर्ड के आगे। तो इस तरह से हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहे कार्बन का। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये कार्बन हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या है, यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप से यहाँ जुड़ी हुई, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब क्या होगा कि अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म दिखाएं, यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल, यानी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यानी कि NU, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग यानी कि निगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो हम लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। ये क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब ये जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ पर हमारा इस फ्रंट साइड से अटैक करे इस कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा, पहली बात देखो, ये कार्बन और ये ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये ब्रोमीन खींचेगा, तो इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो एस्ट्रिक हम नीचे भी दिखा सकते हैं कायरल की, तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। तो जैसे इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा, तो ये जो हमारा Br है, तो Br खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ये अपने पास आने नहीं देगा, यानी कि इसको ये यहाँ से इसको अटैक नहीं करने देगा, ये इसको अटैक यहाँ से नहीं करने देगा। अब ये क्या करेगा, क्योंकि ड्यू टू रिपल्शन की वजह से ये अटैक यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो जब यहाँ पर ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा इसके पास एक फ्रंट साइड से फ्रंट अटैक, तो ये हमारा तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट अटैक हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा बैक पर जाए, बैक साइड से जाए और इस कार्बन पे अटैक करे, तो ये हमारा कहलाता है बैक अटैक। अब बैक अटैक करेगा, ये बैक साइड से ये अटैक करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर बैक साइड से तो अटैक करेगा, तो क्या करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल ये पीछे से आकर अटैक करने वाला होगा, तो अगर यहाँ पर इस कार्बन पे ये जो ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन पे ये जो ग्रुप लगे हैं, अगर ये ग्रुप बल्की ग्रुप हुए, बल्कि यानी मान लो यहाँ पर कोई बड़े बड़े से ग्रुप लगे हैं, बड़े बड़े से,
तो ये जो है इसको स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अटैक में रुकावट डालेंगे। लेकिन ये क्या करेगा कि अब ये जब जाके न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये क्या हुआ कि ये जो है ये ग्रुप्स जो है क्या है, अभी तो कैसे थे कि अभी ऐसे थे यूं, ये कार्बन है और ये एक ग्रुप यहाँ लगा है, एक ग्रुप यहाँ लगा है, एक ग्रुप ये ऐसे है। तो अब जैसे ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ये अब सीधे हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको जब पुश करेगा यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पर 5 कार्बन की वैलेंसी होगी जब ये जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसको ये बॉन्ड धीरे धीरे, ये बॉन्ड जो दिख रहा है धीरे धीरे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में ये धीरे धीरे ब्रेक होगा, धीरे धीरे यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और ये बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगा, ये जो अभी ऐसा था तो अब ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर अटैक कर रहा है। तो अब हम देखते क्या है कि जो आगे जो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उस ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, देखिए ये स्टेट हमारी क्या हुई कि ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और यहाँ पर अब ये बॉन्ड सीधा हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ एडजस्ट होने आ रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल एक ग्रुप है, यहाँ पर एक एडजस्ट होने आ रहा है, तो ये बॉन्ड सीधा हुआ और ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे, मॉलिक्यूल सीधा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी अटैक हो रहा है, अभी पूरा लगा नहीं आके, अभी थोड़ा जैसी आया, जैसे ऐसे था, अब जैसे धीरे धीरे आ रहा तो ये सीधे हो रहे हैं, उसको क्या वेलकम करने के लिए उसको जगह दे रहे हैं अपने पास। तो अब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे बॉन्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल के बीच में फॉर्म हो रहा है और यहाँ से जो बॉन्ड है हमारा ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, BF बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये वहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये जो स्टेज हमारी बन रही है ये बहुत स्लो स्टेप होती है, तभी तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। जो स्लो स्टेप, किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी से हम उस रिएक्शन का रेट डिटरमिन करते हैं कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, उसी से रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये बहुत स्लो स्टेप है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और ये RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर ये जो स्टेज बनी है, ये स्टेज इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज, TS, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो अब धीरे धीरे होता क्या है, अब धीरे धीरे देखो, अब इधर का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पीछे से हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो अभी तो ये हमारे ऐसे सीधा हो गया। अब धीरे धीरे जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर लग जाएगा तो ये बॉन्ड अब इस तरह से हो जाएंगे, यानी कि ये जो पहले हमारा मॉलिक्यूल ऐसे था, अब वो मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर जाकर ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये जो अभी सीधा हुआ, पहले ऐसे था, अब सीधा हुआ। देखो पहले इसकी वजह से ऐसे था, ऐसे जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया था, अब जब न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैक करने आया तो यहाँ पर सीधा हो गया, अभी पूरी तरह से लगा और ये निकला नहीं सीधा। अब क्या करेंगे कि जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, तो ये बॉन्ड को ये क्या करेगा, पुश करेगा अलग, इन तीनों बॉन्ड को ऐसे कर देगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएंगे, है ना, यानी कि ऐसे। तो ये बॉन्ड, तो अब हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल देखिए हमारा यहाँ लग गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग गया। अब न्यूक्लियोफाइल जब हमारा यहाँ पर लग गया, ये कार्बन है हमारी, और इसमें ये वाला एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। तो ये जो हमारा बॉन्ड था, ये तो हमारा विद पोजीशन का बॉन्ड था, ये डैश का था। तो हमारा यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये R, ये डैश फॉर्म में, और ये जो वेज बॉन्ड था, ये जो अंदर था R डैश।
तो ये अब इस तरह हाइड्रोजन ये दोनों प्लेन में थे, तो अब यहाँ पर ये हमारा बॉन्ड कैसे हो गया, इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और वैसे दिखाइए, थोड़ा सा यहाँ पर ये R डैश और ये हमारा R। तो यहाँ पर ये देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देखिए बिल्कुल जस्ट उलट गया इसका। अभी यहाँ ऐसे था, ये लगा हुआ था ब्रोमीन, अभी यहाँ कैसे है, ये ऐसे हो गया और ये देखो न्यूक्लियोफाइल लगा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। और इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको वॉल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इन्वर्जन कंपाउंड और इसको वॉल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो जैसा था उसका जस्ट उल्टा हो गया। इन्वर्स होना मतलब उलट जाना, किसी चीज, अभी कोई चीज यूं है, यूं हो जाए, यूं है, यूं हो जाए, इन्वर्स हो गई। तो इन्वर्स माने पूरी उलट गई, तो इन्वर्स माने कि उल्टा। तो यहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जिसकी वजह से इन्वर्जन कंपाउंड और या वॉल्डेन कंपाउंड भी इसको कहते हैं, ये हमारा कंपाउंड बना। तो यहाँ पर ये जो SN2 रिएक्शन में है, अगर कंपाउंड जो है आपका, अगर यहाँ ये जो कंपाउंड आपका है, तो अगर वो क्या कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा वहां पर इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर इन्वर्जन, अब इन दोनों कंपाउंड में हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि अगर ये जो है ये वाला हमारा कंपाउंड था, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो ये जो इनवर्स कंपाउंड होगा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यानी कि एक हम इसका सोल्यूशन लें, इसमें पीपीएल लाइट अगर हम जो है डालें और इसको देखें, तो ये पीपीएल लाइट मान लो इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रही है। तो अगर हम इसका एक कंटेनर में इसका सोल्यूशन ले, उसमें पीपीएल लाइट पास करें, तो ये सोल्यूशन जो है हमारा होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो ये गाइस यहाँ पर SN2 रिएक्शन, यहाँ पर हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और उसमें जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और ये सब कैसे SN2 रिएक्शन हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पर हमने आपको बताई। तो इस तरह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ।